Alright. So last class हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Now we're going to continue in electronegativity. इसमें हमें डिस्कस करना था the scales for measuring electronegativity. So वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. So हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं and we are writing the scales for electronegativity. This is not particularly important, but फिर भी आपको ये चीज जो है पता होना चाहिए. So आप लोग लिखना स्टार्ट करो. अब लिखना स्टार्ट करो. So scales for electronegativity, right? So the first and the most common scale is Pauling scale. Now again, इससे पहले कि मैं सारे लिखूं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, this is not in your syllabus. मैंने इस पे rarely ही कभी क्वेश्चन जो है वो देखा, but still then you should know about it. The first one is Pauling scale. Now Pauling scale जो है that is a relative scale. Relative scale का मतलब क्या? Always comparing it with something else, right? Now Pauling scale पे हम electronegativity कैसे निकालते हैं? Very simply, electronegativity of A minus electronegativity of B. This is electronegativity of A minus electronegativity of B is equal to 0.208 into delta, right? 0.208 into under root of delta. या फिर this is when you have everything in kilocalories per mole, या फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं as 0.1017 under root of delta when everything is kilojoule per mole. पहले आप यहां तक कॉपी कर लो. राइट, एंड यहाँ पे डेल्टा क्या होता है? डेल्टा is basically bond energy. BE is bond energy of AB minus under root of bond energy of AA into bond energy of BB. पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ. BE is bond energy, इसको साइड में लिख देता हूँ. BE is bond energy. This is practical value of AB. This is theoretical value of AB. लिख लो पहले. आप लोगों ने स्टैंडर्ड 10 में ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन ये सब पढ़ा है क्या? आईसीएसई वालों ने तो नहीं पढ़ा है, बट सीबीएसई वालों ने तो पढ़ा है. ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन पढ़ा है. ओके, यहां तक पहले आप लोग फटाफट कॉपी कर लो. Yes, that is minus. This is minus bond energy of AB minus under root of bond energy of AA into bond energy of BB. Alright. Now देखो अब यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है? वेरी सिंपली, मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है A2, राइट? जैसे कि हम हाइड्रोजन ले सकते हैं. वी कैन टेक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. सो A2 है तो उसमें A और A के बीच में बॉन्ड होगा. सिमिलरली अगर B2 है तो B और B के बीच में बॉन्ड होगा, राइट? सो बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है कंप्लीटली तो मुझे कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? एज सिंपल एज दैट. ओके, सपोज करो कि मेरे पास A2 है एंड इस AA बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है 10 जूल फॉर एग्जांपल, राइट? एंड सपोज करो मेरे पास सिमिलरली BB बॉन्ड है एंड इस BB बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सपोज करो मुझे लग रहा है कि मे बी 30 जूल फॉर एग्जांपल. मैं यहाँ पे रैंडम, अच्छा चलो इसको मैं 40 कर देता हूँ. ओके, लेट्स से इट इज 40 जूल. तो थियोरेटिकली, राइट, थियोरेटिकली हम AB बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपली बाय टेकिंग द ज्योमेट्रिक मीन, राइट? सो बताओ इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन तो आपको पता ही है. देखो हम एवरेज कैसे लेते हैं? एवरेज इज A प्लस B बाई 2. दिस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन, राइट? ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे लेते हैं? अंडर रूट ऑफ A इंटू B. ओके, एज सिंपल एज दैट. ये इसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया. तो अब इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा बताओ?
20 आ जाएगा, राइट? सो थियोरेटिकली वी एक्सपेक्ट कि अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे 20 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो लगेगा, ओके? बट थियोरेटिकली ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकता है, एंड प्रैक्टिकली जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, ओके? तो यहाँ पे डेल्टा जो है ये बेसिकली आपका वही चीज रिप्रेजेंट करता है कि प्रैक्टिकल वैल्यू कितना है माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है, ओके? एंड उसी चीज को जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कन्वर्ट करें। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, बट अगेन लाइक आई हैव मेंशन्ड रिपीटेडली, ये चीज जो है आप इस पे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते, दिस इज वेरी रेयर, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? थ्योरेटिकल में जीएम, थ्योरेटिकल में हम जीएम लेते हैं, ऑब्वियसली ये चीज जीएम है, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। Clear to everyone? Right? So the first one is Pauling scale and this is what is commonly used. इसके अलावा आपको पता है कि Pauling scale में हम स्टैंडर्ड क्या ले रखे हैं, बताओ? Pauling scale में हम स्टैंडर्ड क्या लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज, ये तो आप सभी को पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज नॉट 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज नॉट 1। बताओ क्या होता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4.0। ठीक है, स्टैंडर्ड 9-10 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट एंड इट्स वैल्यू इज 4। क्या हाउ, नहीं पढ़ा? भाई आप कोई भी पीरियोडिक टेबल खोल के देखो, उसमें हमेशा नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ये चीज नोट कर लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज टेकन एज 4, राइट? ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये चीज लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज टेकन एज 4, लिख लो, राइट? The first one was Pauling scale. The first one was Pauling scale. Second, the second scale is your Mulliken scale. Now, Mulliken scale is an absolute scale. Absolute scale का मतलब क्या होता है कि वो किसी और चीज को कंपेयर नहीं कर रहा, right? Mulliken scale is an absolute scale and it is very simple. In this case, electronegativity, हाँ वही oil drop वाला ही Mulliken. Electronegativity is very simply ionization energy प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये हम डिस्कस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, ओके? यहाँ पे IE इज आयोनाइजेशन एनर्जी, EA इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये टर्म हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये हम डिस्कस करेंगे, इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके? एंड बोथ ऑफ दीज आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इट इज इंपॉर्टेंट, both of these are in electron volts, लिख लो। राइट, इसके अलावा देखो आपका पॉलिंग एंड मुलिकन में क्या रिलेशन है, xp is equal to 1.35 xm to the power half minus 1.37, okay? This is the relation between Pauling and Mulliken scale। इसके अलावा देख लो, इसके अलावा आपके मुलिकन के वैल्यूज जो है दे आर अप्रोक्सीमेटली 2.8 टाइम्स पॉलिंग के वैल्यूज, जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। लिख लिया? All right, so the first one was Pauling, the second one is Mulliken, the third one is Allred, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, Allred Rochow scale या Allred Rochow scale, जैसे भी आप बोलना चाहो। So this one is very simple, again XAR, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, XM is X Mulliken, XAR is X Allred Rochow, XP is X Pauling, okay? This is equal to 0.359 Z effective divided by R square plus 0.744, okay? यहाँ पे R जो है that is covalent radius, again not particularly important, just something to keep in mind।
आर रेडियस, रेडियस तो आर होगा। कौन सा वाला बोलेगा? अच्छा, ऑल रेड, RED। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे सिंगल एल है या डबल एल है, बट डजंट मैटर। आपको ये सब कोई बुक में नहीं देखना है। अगेन मैंने आपको 4 बार बोल दिया, ये चीज आपके कहीं पर भी काम नहीं आएगा। is 0.359 into Z effective divided by R square plus 0.744. लिख लिया? Now again, so this is all about scales. This is all about scales. Okay, मैंने लिखवा दिया, बट ये आपके कभी भी काम नहीं आएगा। आपको बहुत ही रेयरली कभी भी इस पे क्वेश्चन मिलेगा। ओके, सो दिस इज डन। बस मैंने लिखवा दिया, बट ये चीज इतने काम का नहीं है। Now there is one more important point that you have to remember, that is percentage ionic character. Percentage ionic character, ये चीज हम कैसे निकालते हैं? अगेन दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा स्क्वायर प्लस 3.5, सॉरी शायद मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया। 16 इंटू डेल्टा, 16 इंटू डेल्टा इंटू 3.5 डेल्टा स्क्वायर। पहले आप ये लिख लो। एंड यहाँ पे डेल्टा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का मॉड, राइट? जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। Sixteen into delta plus 3.5 into delta square, where delta is mod of या magnitude of electronegativity of A minus electronegativity of B। ठीक है, इसका हम एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, इसका कुछ खास है नहीं। ये सपोज करो आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है AB, A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेट्स से 1, B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेट्स से 1, चलो हम 3 लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने 3 ले लिया, तो इसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैसा आएगा? वेरी सिंपली, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू बताओ कितना आया? डेल्टा का वैल्यू जो है वो मेरा इक्वल टू 2 आया, एज सिंपल एज दैट, राइट? बस अब आप यहाँ पे कर डाल दो 16 इंटू 2 प्लस 3.5 इंटू 2 का स्क्वायर, ऑलराइट? सो ये आपका आ गया 32 प्लस ये आया 4 इंटू 3.5 कितना होगा? 14 होगा। चेक कर लो ऑब्वियसली एक बार। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? मेरा 48% आयनिक। देखो चेक करो, चेक कर लो ऑब्वियसली, हो सकता है मेरे कुछ गड़बड़ हो गया, बट चेक करो। अच्छा यस 46 यस यू आर राइट। इज दैट क्लियर? ओके, सो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। अगर 46% आयनिक है यानी कि 54% कोवैलेंट होगा। ओके, जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड, ऐसा कुछ खास है नहीं है जिसपे कि आपको इतना सर होगा, राइट? एनीवेज, सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कर लिया ना, अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है बताओ? along a period left to right, correct? Electronegativity increases. Down the group top to bottom, electronegativity, correct? Electronegativity decreases। ठीक है, इसके अलावा मैं डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देयर आर नो एक्सेप्शंस। उसका रीजन क्या था बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देयर आर नो एक्सेप्शंस बिकॉज दिस इज सिंपली अ टेंडेंसी, दिस इज नॉट एन एक्चुअल वैल्यू। या यहाँ पे एक्चुअल में फिजिकली कुछ नहीं, राइट? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा प्रॉपर्टी था? आई थिंक फोर्थ प्रॉपर्टी था। Was it fourth? Z effective, radius, IE, and then electric. So fourth one. All right. So fifth property that we're going to discuss
is electron affinity. Electron affinity. Okay. Now यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे आप ध्यान दो. So electron affinity basically क्या होता है? It is the energy released. It is the energy released when an isolated gaseous atom, when an isolated gaseous atom accepts an electron. It is the energy released when an isolated gaseous atom accepts an electron. Very simply, अगर आपके पास कोई भी एक एटम है X जो कि अपने gaseous state पे है, एंड अगर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, तो जितना भी एनर्जी रिलीज होगा, ओके, जितना भी एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज बेसिकली योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. लिख लो पहले आप यहां तक. लिख लिया? ओके. ना अब देखो यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या समझना है. सबसे पहले देखो, अगेन हो सकता है ये चीज आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी चीज का एनर्जी जो है वो ज्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बताओ. इफ एनर्जी इज मोर देन स्टेबिलिटी इज वेरी गुड. इफ एनर्जी इज मोर देन स्टेबिलिटी इज लेस. ओके. ना अब अगर कोई चीज, सपोज करो मेरे पास ए है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए है. सपोज करो मेरे पास ए है एंड बी है, राइट, एंड बोथ ऑफ देम आर एट एन इनिशियल एनर्जी. ओके, बोथ ऑफ देम आर एट इनिशियल एनर्जी ऑफ 100. दोनों का इनिशियल एनर्जी जो है वो 100 है. ओके. नाउ ए ने जो है कुछ भी एक एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, राइट. बी ने जो है कुछ भी एक वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया. ए ने जो है एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, बी ने जो है वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, एंड आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि y जो है दैट इज ग्रेटर देन x. ध्यान दो, y जो है दैट इज ग्रेटर देन x. तो अब आप बताओ फाइनली किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा? वेरी गुड. फाइनली ए के पास एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन अब ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? करेक्ट, बी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा. ना बी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है. क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ये वर्ड आप सभी को सुन रहे हैं. नॉइस को देखो, अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे. सबसे पहले आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है तो वो ज्यादा स्टेबल बनता है. क्या ये वर्ड आप सभी को क्लियर हुआ? ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस. नाउ देखो अब हम इस चीज को कैसे यूज करेंगे. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझने के लिए था. नाउ अब देखो आप इस चीज को कैसे समझोगे. वेरी सिंपली, मेरे पास ऑन वन हैंड आई हैव क्लोरीन, राइट. Now chlorine जो है, chlorine wants to accept an electron, yes or no? क्योंकि chlorine का configuration क्या है? Chlorine is 2, 8 and 7. Okay, so chlorine wants to accept an electron because when a chlorine will accept an electron, it will convert to Cl minus or it will convert to 2, 8 and 8. Right? Now 2, 8, 8 में special क्या है बताओ? What is so special about 2, 8, 8 that chlorine wants to convert to this? Correct. It is a noble gas configuration. It is a fully filled configuration. एंड देखो आपने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि अच्छा क्लोरीन जो है यहाँ पे वो 3p5 था, बट यहाँ पे वो क्या हो जा रहा है, वो 3p6 हो जा रहा है. ओके, इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम पार्शियली फिल्ड टू फुली फिल्ड. एंड जब भी आपका कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम जो है अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आता है तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स मोर स्टेबल. यस और नो? ठीक है. सो एनी एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, टू बिकम और टू टर्न इनटू अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड उसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करता है एंड उसलिए वो एनर्जी जो है वो रिलीज करता है. राइट. सो इफेक्टिवली देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. सो ऑब्वियसली ऑन व्हाट फैक्टर्स विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड. Okay, on what factors with electron affinity depend? The first factor is obviously Z effective. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे तो डिपेंड करेगा ही, चलो हम उस पर भी आते हैं, बट सबसे पहले वो Z इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा. ओके. नाउ अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगा. ठीक है.
और ऑब्वियसली अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगा तो वो फाइनली भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसा नो? ठीक है, if the attractive force increases, obviously when it actually gains an electron, the energy release would be greater because there is greater force of attraction, hence there is greater stability. So when Z effective increases, your electron affinity also increases. All right, second part, obviously radius या size. अब आप खुद से समझ गए हो कि अगर size मेरा decrease करेगा तभी मेरा attractive force जो है वो increase करेगा, right? So if size or radius decreases, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, ठीक है? या इन दोनों को ही हम कंबाइन करके एक सिंगल फैक्टर में बोल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट? ऑब्वियसली इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो इंक्रीजेस। क्या ये आप सभी को समझ में आया? क्या आप सभी को समझ में आया? बट इन दिस केस देयर इज एक्चुअली a physical thing happening, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअल में हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करें, so it also depends on more factors. The third and a very important factor on which it depends on is the configuration. Okay, ये चीज जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है ना। इस पे कैसे डिपेंड करता है हम इस पे आते हैं अभी इन अ मिनट, बट पहले आप यहाँ तक लिख लो। ओके, कॉन्फ़िगरेशन पे किस तरह से कि वो गोइंग टुवर्ड्स मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, गोइंग टुवर्ड्स more stable और less stable। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, going towards more stable or less stable। Now taking a very simple example, alright, taking a very simple example, suppose करो मैं आपको ले रहा हूँ second period elements, alright, that is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and चलो आर्गन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, आर्गन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। Now ध्यान दो, सो लिथियम का मेरा आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लिथियम इज 2s1। बेरिलियम क्या है? बेरिलियम इज 2s2। बोरॉन क्या है? 2s2 2p1, राइट? कार्बन क्या है? 2s2 2p2। नाइट्रोजन इज 2s2 2p3। ऑक्सीजन इज 2p4। मैंने 2s2 नहीं लिखा बट अंडरस्टूड है। एंड ये मेरा क्या है? ये मेरा 2p5 है। यस और नो? पहले यहाँ पे देखो, समझ में आया क्या? यहां तक समझ में? वेरी गुड, ऑलराइट। नाउ इन दिस डायरेक्शन अभी हम कॉन्फ़िगरेशन को भूल जाते हैं। ओके, अभी हम कॉन्फ़िगरेशन को एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं, अभी हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही देखते हैं। नाउ इन दिस डायरेक्शन मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करता है बताओ? वेरी गुड, मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी इंक्रीज करना चाहिए। यानी कि आइडियली मेरा क्या आना चाहिए कि लिथियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन affinity minimum, then followed by beryllium, followed by boron, followed by carbon, nitrogen, oxygen and fluorine। yes or no? ओके, एंड यहाँ पे देखो इफेक्टिवली होगा क्या, यहाँ पे देखो इफेक्टिवली होगा क्या अगर मैं फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है? वो P5 से P6 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। यस नो? राइट? अगर मैं ऑक्सीजन में ऐड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली P4 से P5 में जा रहा है, ठीक है? अगर मैं नाइट्रोजन में ऐड कर रहा हूँ तो वो किस में जा रहा है बताओ, या कहां से कहां जा रहा है? करेक्ट। अब अगर मैं नाइट्रोजन में ऐड करूं तो वो P3 से P4 पे जा रहा है। अब बताओ बिटवीन P3 एंड P4 ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ऑब्वियसली P3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। वाई इज P3 मोर स्टेबल? करेक्ट, P3 जो है वो P4 से ज्यादा स्टेबल है। या यहां पर देखो, मैं P5 से P6 किया, दिस इज बिकमिंग मोर स्टेबल। P4 से P5, चलो ठीक है जो भी है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या किया मैंने कि P3 को मैंने डिस्टर्ब करके P4 किया, राइट? नाउ इज दिस गोइंग टुवर्ड्स मोर स्टेबल और इज दिस गोइंग टुवर्ड्स लेस स्टेबल? करेक्ट, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स लेस स्टेबल। तो यानी कि मेरा पहला एक्सेप्शन कहां पे आना चाहिए? मेरा पहला एक्सेप्शन जो है वो नाइट्रोजन पे आना चाहिए। यस और नो? ओके ना, अच्छा चलो मैं एक बार नेक्स्ट देख लेता हूँ, कार्बन देख लेता हूँ। कार्बन जो है वो कहां से कहां जाएगा? ऑब्वियसली कार्बन जो है वो आपका P2 से P3 ही जाएगा। तो चलो ठीक है, ये तो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है? इसका तो चलो ऐसा कुछ एक्सेप्शन आएगा नहीं, ये तो अपना नॉर्मली ही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है।
नाउ बोरॉन जो है वो कहां से कहां जाएगा, बताओ यहाँ पे आप देख के बताओ, बोरॉन जो है वो कहां से कहां जाएगा। करेक्ट, बोरॉन जो है वो P1 से P2 जाएगा। ओके चलो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम कहां से कहां जाएगा बताओ। वेरी गुड। नाउ बेरिलियम जो है, बेरिलियम इज ऑलरेडी S2, तो बेरिलियम जो है उसके पास ऑलरेडी एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब अगर मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं या अगर मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो मैं इफेक्टिवली किस में ऐड कर रहा हूं, मैं तो 2p1 पे ऐड कर रहा हूं या 2p में ऐड कर रहा हूं। आई एम एडिंग इट टू द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। और ऑब्वियसली अब यहाँ पे मेरे एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को मैं डिस्टर्ब करके उसको p1 ऐड कर रहा हूं। सो इज दिस बिकमिंग मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। करेक्ट, नाउ दिस इज बिकमिंग लेस स्टेबल। सो यानी कि मेरा दूसरा एक्सेप्शन कहां पे आएगा, मेरा दूसरा एक्सेप्शन जो है वो बेरिलियम पे आएगा। ठीक है, बेरिलियम पे एक्सेप्शन क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि मैं 2s2 को डिस्टर्ब करके मैं इसको 2s2 एंड 2p1 बना रहा हूँ। राइट, एंड लिथियम जो है फिर तो वो नॉर्मल है, लिथियम जो है मेरा S1 से S2 जाएगा। सो लिथियम डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो यानी कि देखो मेरे यहाँ पे सेकंड पीरियड में दो एक्सेप्शंस आए। क्या क्या है वो दो एक्सेप्शंस बताओ एंड वाई। सबसे पहला एक्सेप्शन जो है वो बेरिलियम है। बेरिलियम एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि मैं 2s2 को डिस्टर्ब करके मैं इसको 2p1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एंड नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्शन क्यों है बताओ, ये वाला आप बताओ। करेक्ट, नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्शन इसलिए है, नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि मैं उसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को जो है मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। राइट, नाउ ऑब्वियसली आप समझ ही गए हो कि अच्छा अब नियॉन जो है, नियॉन खुद भी एक्सेप्शन ही आएगा। राइट, नियॉन तो क्योंकि वो 2p6 है, दैट इज अ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली, सो दिस विल आल्सो बी एन एक्सेप्शन। यस और नो, क्या चीज एक्सप्लेन करूँ बताओ। ऑलराइट, ना अब आप ध्यान दो, अगर मैं एक्सेप्शन को हटा दूं, ओके एक बार के लिए अगर मैं एक्सेप्शन को हटा दूं कि मैं एक्सेप्शन को लिखूं ही नहीं, तो बताओ मेरा ऑर्डर क्या आएगा। एक्सेप्शन को भूल जाओ कि एक्सेप्शन को हटा दो, एक्सेप्शन वाले एलिमेंट्स को आप हटा दो, तो बताओ मेरा ऑर्डर क्या आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, लिथियम। ओके, फिर मेरा क्या आएगा, बोरॉन। फिर मेरा क्या आएगा, कार्बन। फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन। फिर क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। देखो चेक करो, ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, नाउ अब हमें एक और चीज क्या समझना है कि let's say we had a random substance A, okay, now A is going towards B, right, A का एनर्जी जो है वो 100 है, B का एनर्जी जो है वो 90 है, एंड A is going towards C, C का एनर्जी जो है वो 110 है। ओके, मैंने यहाँ पे बस रैंडम वैल्यूज ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जब मैं A से B जा रहा हूँ, ध्यान दो आप सभी, जब मैं A से B जा रहा हूँ, इज इट बिकमिंग मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। वेरी गुड, इट इज बिकमिंग मोर स्टेबल। भाई अगर वो 100 से 90 पे जा रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इट इज बिकमिंग मोर स्टेबल। सो ए से बी जाने के लिए, ध्यान दो आप सभी, ए से बी जाने के लिए एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड और एनर्जी इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड। वेरी गुड, एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, ये तो आप सभी को समझ में आए। ठीक है, ये जो है मेरा मोर स्टेबल है, ये जो है मेरा लेस स्टेबल है। तो ए से मोर स्टेबल जाने के लिए माय एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। ठीक है, ए ने कुछ एनर्जी जो है वो स्पेंड किया या रिलीज किया, तभी जाके वो मोर स्टेबल बना। लेकिन अगर यही चीज ए से सी जा रहा है, ओके, सो अगर यही चीज ए से सी जा रहा है, तो इज इट बिकमिंग मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। करेक्ट, इट इज बिकमिंग लेस स्टेबल। एंड लेस स्टेबल बनने के लिए अब यहाँ पे एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है या एनर्जी रिलीज हो रहा है। वेरी गुड, अब आपको पूरा समझ में आ गया कि अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हो रहा है। ऑलराइट, सो अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज मोर स्टेबल की तरफ जाना चाहता है, अगर कोई चीज मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है, एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब। If something is going towards more stable, energy is released, and if something is going towards less stable, in that case energy is correct, in that case energy is absorbed. Now let's go back to our definition. अब देखो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे हमारा डेफिनेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है बताओ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रिटन हियर। The important term is it is the energy released, right, it is the energy released, ध्यान दो, it is the energy released, this is important. Now why is this important, क्योंकि देखो नाइट्रोजन एंड बेरिलियम के केस में, ओके,
नाइट्रोजन बेरिलियम के केस में एक्चुअल में होगा क्या बताओ? नाइट्रोजन एंड बेरिलियम के केस में एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी अब्सॉर्ब होगा? करेक्ट. इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड बेरिलियम एंड नोबल गैस नियॉन, राइट, एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होगा. नाउ बिफोर आई आस्क यू, हम यहाँ पे एक और पॉइंट देखते हैं ना. ध्यान दो, इससे पहले कि मैं आपको पूछूं, हम यहाँ पे एक और पॉइंट पे ध्यान देते हैं. लेट्स से कि आपके पास लेट्स से कि यू हैड फॉर एग्जांपल 100 रुपीज. ओके, आपके पास 100 रुपए थे. ओके, आपने 20 रुपीज जो है अर्न किया एंड 30 रुपीज जो है वो स्पेंड किया, राइट ना. आपके घर वाले आपको ये पूछते हैं कि आपने कितना आज खर्चा किया. ओके, आपको ये नहीं पूछा कि नेट चेंज कितना है आपके घर वाले ने आपको ये पूछा आज तुमने कितना खर्चा किया, तो आप क्या बोलोगे? करेक्ट. अब आपने स्पेंड जो है वो 30 किया, राइट, आपने स्पेंड जो है वो 30 किया. नाउ लेट्स से कि अगर आपने कुछ भी अर्न नहीं किया, ओके, यू हैव नॉट अर्नड एनीथिंग, एंड आपके घर वाले ये पूछे कि अच्छा भाई तुमने कितना अर्न किया. ये चीज सेम है कि आपके पास 100 थे, आपने 30 खर्चे किए. अब आपके घर वालों ने आपसे पूछा कि भाई तुमने कितना आज अर्न किया, तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड, आप बोलोगे अच्छा आपने अर्न जो है वो 0 किया. नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर. सो इन केस ऑफ बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, in case of beryllium and nitrogen, the energy was actually absorbed. yes or no? एनर्जी जो है वो तो एक्चुअल में अब्सॉर्ब हुआ, तो एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा? वेरी गुड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन केस ऑफ बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन, okay, in case of beryllium, nitrogen and neon, the energy is absorbed. Okay, sorry, beryllium, yes, beryllium, nitrogen and neon, the energy is absorbed and not released. Okay, अब क्योंकि एनर्जी रिलीज तो हुआ ही नहीं है, सिंस देयर इज नो एनर्जी रिलीज, तो अब इस चीज का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 0. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो नेचुरली ये तीनों कहाँ पे आ जाएंगे? ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, बेरिलियम इक्वल टू नाइट्रोजन इक्वल टू नियॉन व्हिच इज लेस देन ऑल ऑफ दिस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो. आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब होता है, इन दैट केस एनर्जी रिलीज इज 0. एज सिंपल एज दैट. डन. आप चाहे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो. ओके, यू कैन राइट अ स्टेटमेंट हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Electron affinity is basically energy released. This is extremely important. Electron affinity is energy released. Okay, and if energy is only absorbed, and if energy is only absorbed, which implies that energy released is equal to 0. Right? लिखे. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखो हमारे दो इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट हमारे 3 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस आते हैं. ओके, हमारा पहला एक्सेप्शन जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आता है, दैट इज द एंटायर ग्रुप 2. ओके, द एंटायर ग्रुप 2 दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक्सेट्रा. अच्छा चलो 2 ही तो है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, राइट. इन सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या आएगा बताओ? वेरी गुड, इन सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा. द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज ग्रुप 18, दैट इज ऑल नोबल गैसेस. अब ये तो ऑब्वियस है, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा व्हाटएवर. ठीक है, इन सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव नहीं आएगा. आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है. okay, there is also one more important point that you have to understand here. Electron affinity is always positive. okay, ये चीज भी आप नोट कर लो.
electron affinity is always positive, either 0 or positive. It is never negative. Alright, now the third part जहां पर की एक्सेप्शन आएगा आप खुद ही समझ के बताओ, थर्ड एक्सेप्शन कहां पर आएगा? मैंने ग्रुप 1 बता दिया, सॉरी ग्रुप 2 बता दिया, ग्रुप 18 बता दिया, नेक्स्ट एक्सेप्शन कहां पर आएगा? वेरी गुड, ग्रुप 15 पे, राइट। नाउ ग्रुप 15 में एक्चुअली सब कुछ जो है एक्सेप्शन शो नहीं करते। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ओके, बट कई बार काफी सारे बुक्स में आप फॉस्फोरस भी नहीं देखोगे, फॉस्फोरस का थोड़ा सा अलग अलग वैल्यूज आपको अलग अलग बुक्स में मिलेगा, बट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 0 होता है। इसके नीचे जो है, राइट, इसके नीचे दैट इज आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, उनका जो है 0 नहीं होता। There's something to be. Is that clear? ग्रुप 15 में सिर्फ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है 0 होता है। नाइट्रोजन का तो डेफिनेटली 0 होता है, लेकिन अलग अलग बुक्स में आप फास्फोरस का जो है हो सकता है अलग डेटा देखो। ओके, सो जस्ट समथिंग टू कीप। इज इट डन? ओके, एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। अलग अलग बुक्स में मतलब फास्फोरस का थोड़ा आपको नेट पे थोड़ा सा अलग डेटा मिलेगा, फास्फोरस का हो सकता है आपको अलग अलग जगह अलग डेटा मिले। लाइट मेटल्स मतलब यहाँ पे लाइट मेटल्स ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लिथियम सोडियम को देखोगे तो वो तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, लिथियम विल अब्सॉर्ब एनर्जी। आपको कैल्शियम के बाद पता नहीं क्या क्या है, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम, ये कैसा सवाल हुआ? राइट, नाउ अनदर एक्सेप्शन इज, जो कि आपको याद रखना है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स have electron affinity lower than third period elements। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन लूं, राइट, ध्यान दो आप सभी, ध्यान दो आप सभी, तो आइडियली मेरा क्या आना चाहिए था? राइट, सो आइडियली मेरा क्या आना चाहिए था कि फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करना चाहिए था, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यस नो? ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आएगा? प्रैक्टिकली अभी इस स्टेटमेंट को देख के बताओ मेरा क्या ऑर्डर होना चाहिए? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर देन थर्ड पीरियड, तो बताओ प्रैक्टिकली मेरा रिजल्ट क्या आएगा? स्टेटमेंट देख के बताओ मुझे क्या आना चाहिए। करेक्ट, तो प्रैक्टिकली लेकिन मेरा क्या था? क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन, मोर देन ब्रोमीन, मोर देन आयोडीन। तो अभी कर लो। देख लिया? ओके, नाउ इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है फॉर ग्रुप 16, फॉर ग्रुप 16 oxygen has lowest, oxygen has lowest electron affinity। now what does that mean? ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स है बताओ? करेक्ट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेलुरियम। वेरी गुड, राइट। नाउ आइडियली अगेन मेरा क्या होना चाहिए था? आइडियली पोलोनियम तक हम नहीं जाते हैं, राइट, वी नेवर कंसीडर सेवन पीरियड एलिमेंट्स। सॉरी, हम यहाँ पे विन 6 भी क्योंकि पोलोनियम जो है वो भी आपका रेडियो एक्टिव है, हम रेडियो एक्टिव को जो है हम कभी भी कंसीडर नहीं करते। सो पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव व्हिच इज व्हाई वी डू नॉट कंसीडर। नाउ आइडियली मेरा क्या रहना चाहिए था कि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं इस रूल को देखूं, राइट, कि सेकंड पीरियड जो है वो थर्ड पीरियड से कम है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था कि सल्फर देन ऑक्सीजन देन सेलेनियम देन टेलुरियम, ओके, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर जो है वो ये भी नहीं आता है। ओके, ना ये एक्चुअल ऑर्डर है ना ये एक्चुअल ऑर्डर है। एक्चुअल ऑर्डर हमारा क्या है कि ऑक्सीजन हैज लोएस्ट। तो अब बताओ मेरा प्रैक्टिकल ऑर्डर क्या आना चाहिए? करेक्ट, सल्फर देन सेलेनियम देन टेलुरियम देन ऑक्सीजन। कॉपी कर लो, ठीक है। तो ग्रुप 16 में जो है आपके एक्सेप्शन पे भी एक्सेप्शन है, तो जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके कई बार क्वेश्चन आते हैं।
पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव। जितने भी रेडियो एक्टिव स्पीशीज है उसको हम पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम कंसिडर नहीं। बताओ रीजन बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ पे कॉपी कर। यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया? ओके नाउ इस पूरे फोर्थ पॉइंट का कि सेकेंड पीरियड हैव लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन थर्ड पीरियड, इस पूरे फोर्थ पॉइंट का रीजन क्या है? द रीजन इज स्मॉल साइज, द रीजन इज स्मॉल साइज एंड हाई रिपल्शन एंड हायर रिपल्शन। ओके या इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? एज हाई या हायर, एक ही बात है, एज हायर चार्ज डेंसिटी, as higher charge density. Now, what does this mean? Very simply, इसका रीजन क्या है? स्मॉल साइज एंड हायर रिपल्शन, और इन दोनों को ही हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? हायर चार्ज डेंसिटी। ओके या हायर या रिपल्शन ड्यू टू, या रिपल्शन ड्यू टू हायर चार्ज डेंसिटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? वेरी सिंपली, अगर सपोज करो एक इतना बड़ा लाइन है, ओके सपोज करो एक इतना बड़ा लाइन है एंड इसमें 7 लोग जो है ऑलरेडी खड़े हैं, 7 people are already standing here, right? Whatever, 7 people are already standing here, okay? And another person has to make an entry. 7 लोग जो है वो इतनी जगह पे खड़े हैं, एक और पर्सन को जो है यहाँ पे फिट करना है। वर्सेस देयर इज अ दिस लॉन्ग लाइन हियर, यहाँ पर भी सेम 7 लोग ही खड़े हैं एंड अनदर पर्सन हैज टू मेक एन एंट्री हियर। दिस इज पॉइंट, दिस इज केस ए, दिस इज केस बी, राइट? नाउ किस केस में जो इनकमिंग पर्सन है या किस केस में जो 8th पर्सन है उसको ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा? इट इज वेरी ऑब्वियस कि फर्स्ट केस में ऑलरेडी सारे पर्सन जो है वो कंजेस्टेड तरीके से खड़े हैं, तो एक और पर्सन का एंट्री जो है वो डिफिकल्ट है, ऐसा नो? अगर आपके एक बेंच में ऑलरेडी तीन तीन स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हैं, अगर उसमें चौथे को एक बिठाएं तो ऑब्वियसली किसी को स्पेस नहीं होगा, ऐसा नो? एंड देन धक्का मुक्की होता है, यस नो? ठीक है। वेरेज अगर एक काफी बड़ा बेंच है जिसमें कि 6 लोग बैठ सकते हैं एंड अगर उसमें अभी तक सिर्फ 3 लोग ही बैठे हैं, तो उसमें एक और को बिठाना जो है दैट इज रिलेटिवली इजियर, यस नो? right? So the exact same thing happens in our fourth point. Fourth point में देखो क्या हो रहा है? Second period and third period elements. Let's take the example of fluorine and fluorine. So fluorine का जो है suppose करो ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ फर्स्ट शेल, ये हुआ सेकेंड शेल। क्लोरीन के केस में देखो क्या है? ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ फर्स्ट शेल, ये हुआ सेकेंड शेल एंड ये हुआ थर्ड शेल, राइट? नाउ फ्लोरीन के केस में इट इज 2 and 7, so 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दो आप सभी, ध्यान दो आप सभी। नहीं, ये रीजन जो है ये दोनों के लिए है, ये रीजन जो है ये एंटायर इस चीज के लिए। ओके दिस इज नॉट जस्ट फॉर ग्रुप 16, दिस इज फॉर दिस एज वेल। ग्रुप 16 तो एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है, ओके बट रीजनिंग जो है वो सेम है ना। ध्यान दो, तो फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, या चलो हम पहले क्लोरीन देख लेते हैं। सो क्लोरीन के केस में इट इज 287, ठीक है? सो क्लोरीन के केस में इट इज 287। सो बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों के ही आउटर मोस्ट में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यस और नो? बट फ्लोरीन का जो 8th इलेक्ट्रॉन है उसको मुझे यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, ओके? ऑब्वियसली दिस इज अ स्मॉलर रिंग जहां पर कि 7 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो रखे हैं, वेरएज क्लोरीन का जो 8th इलेक्ट्रॉन है उसको तो मैं थर्ड वाले शेल में फिट करूंगा। ऑब्वियसली द थर्ड शेल इज लार्जर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर मच फर्दर अवे। तो जो इनकमिंग 8th इलेक्ट्रॉन है, जो इनकमिंग 8th इलेक्ट्रॉन है उसको किस केस में लेस रिपल्शन फेस करना पड़ेगा बताओ? ऑब्वियसली फ्लोरीन के केस में उसको लेस रिपल्शन जो है फेस करना पड़ेगा, वेरएज फ्लोरीन के केस में उसको एक लार्जर रिपल्शन जो है वो फेस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Okay, which is why all second period elements, right, which is why all second period elements have lower electron affinity than third period elements. Is that clear to everyone? अब आपको ये चीज समझ में आ गया, ये रीजनिंग जो मैंने दिया अब आपको ये चीज समझ में आ गया? ओके कॉपी कर लो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ more repulsion due to smaller size, due to smaller size, and यहाँ पे it is very obvious less repulsion due to larger size.
ड्यू टू लार्जर साइज। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, सो आपके इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस जो है वो यही है। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। ग्रुप 2, ग्रुप 18, ग्रुप 15 में ओनली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस and secondary elements have lower EA than 30. Copy करो। कॉपी कर लिया सभी ने? कॉपी कर लिया? ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम है कि हम बस कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला आप खुद से करो, राइट? खुद से करो। अरेंज एज पर गिवन, अरेंज एज पर गिवन। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लेट्स से boron, aluminium, gallium, indium, thallium, arrange as per radius. Okay, then let's say we have lithium, sodium, potassium, beryllium, also as per radius. We have chromium, manganese, and iron as per first ionization energy. Option B. Let's take indium, thallium as per electronegativity. एंड चलो एक और ले लेते हैं। ठीक है, लेड 2+, Pb2+, Pb4+ एज पर स्टेबिलिटी। दो चार और हम दे सकते हैं। क्या लिया जाए? लेट्स टेक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक सेकेंड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एज पर ionization energy. Okay, this is F. 5, 6. Okay, let's say potassium, calcium as per electron affinity, H. Let's say zinc, cadmium, mercury as per radius. कितना भाई? 6, 7, 8 I J. All right. We can take nickel, copper, zinc, Hg, mercury, Hg. ये आपका एज पर रेडियस। ऑलराइट, एंड एक और क्या लिया जाए? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एज पर इलेक्ट्रॉन एटम। ट्राई करो। 10 क्वेश्चन, 5 मिनट, फटाफट खत्म करो। इनफैक्ट आप लोगों के हो ही गए होंगे, अभी तक तो आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया होगा।
ऑप्शन जे, जे का है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड एज पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको इस पॉइंट पे पीरियोडिक टेबल याद कर लेना चाहिए। यस, आपको ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, आपको बेसिकली पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना ही करना है। हो गया? हो गया होगा। हो गया, बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वाले का रेडियस के हिसाब से ऑर्डर बताओ। आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बताओ। स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा? करेक्ट, बोरॉन। फिर उसके बाद करेक्ट, गैलियम। फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू अल्यूमिनियम। फिर उसके बाद लेस देन थैलियम। फिर लेस देन इंडियम। राइट, ये एक्सेप्शन तो हमने डिस्कस किया ही था। नेक्स्ट वाला रेडियस। नाउ नेक्स्ट वाला रेडियस मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे केस में आप सिंपली पीरियोडिक टेबल जो है वो ड्रॉ कर लिया करो। सो इन दिस केस अगेन अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाओगे तो क्या आएगा बताओ? स्मॉलेस्ट वुड बी, वेरी गुड, बेरिलियम, देन लिथियम, देन उसके बाद तो सिंपल है सोडियम एंड देन पोटेशियम। नाउ फर्स्ट आई ई, इस केस में बताओ। नाउ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस इज योर 4s1, दिस इज योर 4s2, दिस इज आल्सो योर 4s2, राइट। एंड ये तो इन एनी केस आपका डी ब्लॉक में अरेंज्ड है ही। सो इन दिस केस आपका अलोंग अ पीरियड आई ई इंक्रीजेस, तो आपका यहाँ पे ट्रेंड जो है वो एज इट इज ही आ जाएगा, राइट। आयरन का जो है मैक्सिमम, क्रोमियम का जो है। नाउ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नाउ दिस वन वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा यहाँ पे? वापस सोचो। यहाँ पे थैलियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होगा। रीजन बताओ। जब भी सिक्स पीरियड में कुछ भी दिक्कत होता है उसका रीजन क्या होता है? करेक्ट, उसका रीजन होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा है, राइट। जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा है, इन एडिशन रेडियस जो है वो भी कम है, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ग्रेट हो जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, Pb2+, Pb2+ कौन सा ज्यादा स्टेबल है बताओ? करेक्ट, Pb2+। अगेन इसका रीजन, सिक्स ग्रुप में कुछ भी हुआ उसका दोषी कौन? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर IE फॉर दिस। बताओ यहाँ पे क्या ऑर्डर आएगा? मिनिमम वुड बी, मिनिमम वुड बी, वेरी गुड, ऑक्सीजन फॉर, मिनिमम वुड बी ऑक्सीजन फॉलोड बाय नाइट्रोजन फॉलोड बाय फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आता है, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो एक तक ही शो करेगा।
नाउ नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा है। नाउ यहाँ पे बताओ क्या ऑर्डर आएगा, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर होगा, पोटेशियम या कैल्शियम? जल्दी जल्दी, मैंने आपको क्या बताया, एंटायर ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? इससे पता चलता है आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो। एंटायर ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? सो पोटेशियम का जो है ग्रेटर आएगा, कैल्शियम का जो है कम आएगा, बिकॉज कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, रेडियस बताओ मिनिमम किसका आएगा? मिनिमम, जल्दी जल्दी। मिनिमम वुड ऑब्वियसली बी जिंक। फिर क्या आएगा बताओ? वेरी गुड, फिर आएगा मर्क्यूरी, फिर जाके आएगा कैडमियम। इसका रीजन क्या है? बिकॉज 3D इज लेस देन 5D इज लेस देन इक्वल टू 4D। आप शायद यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल सकते हो, लेस ही आता है, राइट? निकल, कॉपर, जिंक, बताओ इसका क्या ऑर्डर आएगा? ठीक है, निकल जो है वो आपका स्मॉलेस्ट आएगा, फिर जाके कॉपर आएगा, फिर जाके जिंक आएगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज 3D सीरीज में पहले जो है डिक्रीज करता है, फिर जो है कांस्टेंट होता है, फिर जो है इंक्रीज करता है। तो ये तीनों जो है ये कहाँ पर है? ये तीनों जो है वो इंक्रीज वाले फेज में। ओके, लास्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो आपको पता ही है, सल्फर, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, चेक करो एक बार। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट मोर देन, how many of you, raise your hands, how many of you got more than 5 correct? More than 5 correct, बस इतने से लोग? okay, okay, lower all your hands, lower your hands. Now how many of you, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, lower your hands. Now how many of you got more than 8 correct? 8 or more than 8 correct? 8 or more than 8? बस एक दो, बस दो, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 3, ओके ओके, चलो, नॉट बैड। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस। सो आप यहां तक रिवाइज करो, विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहां तक आप रिवाइज करो, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज अप टू। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।